हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्षेत्र क्या होता है, स्कोप, क्षेत्र क्या होता है जानना जरूरी। जैसे अगर हम सामान्य दिनचर्या व्यवहार की बात करें तो क्षेत्र का मतलब होता है खेत, फील्ड, खेत कहिए या फिर फील्ड कहिए, FIELD, फील्ड। खेत कहिए या फील्ड कहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण शिक्षा कहाँ उसका जो है खेत है, कहाँ उसकी एक सीमा है जिसके अंतर्गत वह काम करता है, उसी को कहते हैं क्षेत्र, उसी को कहते हैं स्कोप। यानी पर्यावरण शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, इसी का अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। सिंपल वे में अगर हम बात कहें, सीधी से संक्षेप में एकदम कम शब्दों में, तो पर्यावरण के जो घटक हैं जिसके बारे में हम सब जानकारी ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही उसका क्या है, फील्ड है, वही उसका क्षेत्र है। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल में व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो पर्यावरण शिक्षा के हम लोग 2 घटक सामान्य वे में जानते हैं, प्राकृतिक घटक, कृत्रिम घटक। प्राकृतिक घटक का तात्पर्य है कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा बना हुआ है, प्रकृति द्वारा संचालित होता है और प्रकृति द्वारा वह अपना एक सर्किल पूरा करता रहता है। जैसे वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, यानी प्रकृति द्वारा जो कुछ भी बना हुआ है, पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु इत्यादि। कृत्रिम का अर्थ है यहाँ मनुष्य द्वारा जो निर्मित है, भौतिक साधन, घोड़ा गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है साधन, जीवन का खान पान, रहन सहन, वस्तुएं, जो कुछ भी है, उन दोनों के संबंध में, उन दोनों के अलग अलग ज्ञान के साथ दोनों का संबंध हो, दोनों का प्रभाव, दोनों की गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, परस्पर उनके एक दूसरे के प्रति प्रभाविकता या समस्त गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। आगे चलें, दूसरा देखते हैं। जैविक और अजैविक घटक के रूप में अगर हम बात करें तो जिसमें जीवन पाया जाता है, पर्यावरण में क्या पाया जाता है, एक जीवन है, जैसे जीव जंतु, वनस्पतियाँ हैं। अजैविक घटक में गैस है, प्रकाश है, जलवायु है, यानी निर्जीव चीज़ें हैं, साधन ये भी निर्जीव है। कहने का तात्पर्य है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच या इनके बारे में अलग अलग व्यवस्थित होकर के अध्ययन करना, जानना, दोनों के संबंधों के बारे में अध्ययन करना, जानना, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया के विषय में जानना, पहचानना, एक दूसरे के जीवन में प्रभाव या परिवर्तन के प्रभाव या इसके अनुकूल और प्रतिकूल समस्त गतिविधि और प्रभावों के बीच के बारे में जानना, सीखना, जानकारी ग्रहण करना, उत्तम व्यवहार करना, इनको व्यवस्थित, संरक्षित इत्यादि करना, अनुकूलतम गतिविधियों और ज्ञान का निर्माण करना इत्यादि सब क्या कहलाएगा, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र कहला जाए। ये भी एक संक्षेप अर्थ है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल अर्थ पढ़ेंगे, 2 ठो, जो बीएड के स्तर पर काफ़ी कारगर होगा और काफ़ी इसको आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लिखने में सफल हो जाएंगे। अभी तक तो मैंने आपको एक संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। अगर हम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा का जो हमने घटक लिखवाया था अर्थ बताते समय, उन्हीं घटकों के आधार पर देखिए, एक तो प्राकृतिक घटक है, दूसरा भौतिक घटक है, तीसरा सामाजिक घटक या सांस्कृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत प्रकृति द्वारा जो भी है, खनिज, वन, जीव जंतु, वनस्पति, जो कुछ भी है, प्रकृति द्वारा जलवायु, गैस, जो कुछ भी है, समस्त प्राकृतिक गतिविधियाँ या प्राकृतिक जो जीव जंतु, वनस्पतियाँ, वे सभी हैं। उन घटकों के बारे में जानना, उनके संबंधों के बारे में जानना, पर्यावरण में उनके योगदान और महत्व के विषय में जानना, उनके होने न होने, प्रभाव, गुण, दोष इत्यादि के विषय में जानना, अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति को समझना, प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं के बीच संबंधों, तालमेल, अनुपात इत्यादि को जानना भी क्या कहलाता है, प्राकृतिक घटक कहलाता है। उसी तरह भौतिक घटक के अंतर्गत मनुष्य द्वारा जो निर्मित है, घर,
सुविधा, कपड़ा, केमिकल, घोड़ा गाड़ी, बंगला, रहन सहन, साधन, वो सब क्या है, भौतिक घटक के अंतर्गत आते। सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत मनुष्य का संबंध कैसा है, समाज में उसका संबंध क्या है, समाज का स्तर क्या है, समाज की सोच क्या है, समाज में मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज का स्वरूप क्या है, समाज में व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है, व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा है या मध्यम है, उस समाज की जो व्यवस्था है, जो समाज या शासन व्यवस्था का जो संचालन है, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि संबंधों के आधार पर जैसा समाज की सोच होगी वैसे भौतिक साधन बनते हैं, और जैसे भौतिक साधन बनते हैं वैसे ही प्राकृतिक साधनों के साथ वह अपने लाभ, हानि, उपयोगिता, आवश्यकता इत्यादि को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इन सब तीनों जो घटक हैं, तीनों घटकों का स्वतंत्र रूप से आंतरिक क्रिया, अंतः क्रिया के बारे में समझना, जानना और एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया के जानना, पहचानना, व्यवहार इत्यादि को सीखना, समझना क्या कहलाता है, पर्यावरणीय शिक्षा के घटक कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरणीय शिक्षा के घटक कहलाता है, या पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र कह सकते हैं। जो पर्यावरणीय शिक्षा के तत्व है उसी में ना आप काम करेंगे, उसी में न जानकारी ग्रहण करेंगे। इसीलिए ये जो घटक हैं एक प्रकार के लिए क्या है, फील्ड वर्क है, फील्ड क्षेत्र है, कार्य का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, इसके नियंत्रण का क्षेत्र है, संवर्धन का क्षेत्र है, और इसके वृद्धि, इसके विकास का क्षेत्र है, समायोजन का क्षेत्र है। अर्थात जो घटक हैं उसी में न आप पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से जानकारी ग्रहण करेंगे, क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को संरक्षित, व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे या जानकारी ग्रहण करेंगे। इसीलिए जो घटक है यही पर्यावरणीय शिक्षा का फील्ड वर्क भी है, क्षेत्र भी है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम इसके थोड़ा सा पर्यावरणीय शिक्षा के अगर स्कोप की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो ये थोड़ा सा ये डिटेल में इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्थल मंडल, स्थल मंडल का तात्पर्य है ज़मीन से, धरती माँ से, जिसमें हम क्या, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज लवण, खनिज पदार्थ, संसाधन, एक प्रकार से जो साधन निकलते हैं, इसकी बनावट, इसकी मिट्टियों के प्रकार, ये सब के बारे में जानना, समझना क्या कहलाता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम दूसरे वही बात करें, जल मंडल की बात करें, तो जल मंडल आप जानते हैं पृथ्वी पर 2/3 के लगभग में जल पाए जाते हैं, जिसमें समुद्री जल सबसे अधिक है, उसके बाद मीठा जल, उसके अलावा अगर नदी का देखें, तालाब का देखें, कुआं का देखें, तो एक प्रकार से अनेक साधन हैं इस समय जल के लिए। फिर भी अगर जल शुद्ध न हो तो वह उपयोगी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शुद्ध जल की ज़रूरत सिर्फ मनुष्य को पड़ती है, जितना ही शुद्ध जल वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं को मिलते रहेंगे उतना ही आरोग्यता, स्वस्थ, सुखी जीवन होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जल मंडल में प्रत्येक प्रकार के जल होते हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, मौसम में आर्द्रता क्या है, मौसम का स्वरूप क्या है, जलवायु मंडल क्या है, ये सब के बारे में, जलवायु को समझना इत्यादि, ऋतुएं इत्यादि के बारे में जानना, समझना, इस सब की जानकारी देना क्या कहलाता है, पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र कहलाया जाता है, क्योंकि ये सभी जानकारी पर्यावरणीय शिक्षा देती है। आगे उसी तरह से जैव मंडल में अगर हम बात करें तो सामान्यतः 10 किलोमीटर धरती से ऊपर और धरती से नीचे तक जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें एक अपना जीवन होता है, ऐसा अब तक का विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो जैव मंडल के अंतर्गत, जैव मंडल चाहे समुद्र से संबंधित हो, समुद्र के अंदर का जीवन हो जिसमें जीव जंतु पाए जाते हों, और चाहे वायुमंडल के अंतर्गत हो, कुल मिलाकर जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि जो कुछ भी है, जीवन, जिसमें भी जीवन पाया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करना या उसके बारे में जानना, उसके अनुपात के विषय में समझना, उनके रहन सहन, एक दूसरे के व्यवहार के प्रति समझना, एक दूसरे के उपभोक्तावादी चक्र को समझना, एक प्रकार से जो परिसंचरण तंत्र है उपभोक्ता के अंतर्गत, उन सब बातों को समझना भी जैव मंडल के अंतर्गत आता है, जिसके संदर्भ में ज्ञान, व्यवहार, नियंत्रण, समायोजन, कुशल नीति, कुशल व्यवहार, अच्छा व्यवहार इत्यादि करने संबंधी गतिविधियां भी पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला है वायुमंडल। वायुमंडल तो आप जानते ही हैं, वायु में अनेक गैसें होती हैं, उनका गैसों का अपना अनुपात होता है, उन गैसों के अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो वायुमंडल में
विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वायुमंडल में बस इसका ही अर्थ नहीं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत लाभपूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वायु में जो भी ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, अन्य जो भी गैसें हैं, चाहे वह स्वतंत्र रूप से वो उसके अणु परमाणु हो, चाहे वह अभिक्रिया के माध्यम से किसी गैस का निर्माण कर चुके हों या किसी गैसीय रूप में हो, तो उन गैसों का अपना एक अनुपात होता है। जैसे अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो मानता हूँ कि मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद होगा, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने पर, अत्यधिक धूप होने पर या अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ने पर आग आराम से लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अग्नि के जलाने में काम, अग्नि को जो है मतलब किसी चीज़ को जलाने में बड़ा सहयोग करती है। तो कुल मिलाकर जो गैसों का अनुपात है उनके विषय में जानना, उनके लाभ हानि को समझना, प्रदूषण को समझना, नियंत्रण करना, वैकल्पिक उपाय खोजना, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, गैसीय गतिविधियों के अंतर्गत अनावश्यक उपभोक्ता, जैसे ये है एसी है, अनावश्यक गतिविधियों का प्रयोग न करना जो गैसीय प्रदूषण को बढ़ाए, CFC इत्यादि को बढ़ाने के फलस्वरूप काफ़ी जो है समस्याएं उत्पन्न करे। ऐसे सब जानकारी को जानना, समझना, उत्तम व्यवहार को करना इत्यादि संबंधी बातों को भी पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। तो इस आधार पर भी आप पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र को आप समझ गए होंगे और इस आधार पर भी समझ गए होंगे और सामान्य वे में भी आप समझ गए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि मैंने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।